नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास त्रिवेदी और विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से होली की बधाई सारे लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, कल मैंने आपको ये बताया था कि गांधी जी ने किस तरह से नेशनल मूवमेंट्स को एक स्पीड दी। ठीक है। और साथ साथ ये भी बताने की कोशिश की थी कि आपके लिए क्या आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, वो भी चीज़ें हम देखेंगे। आज का जो टॉपिक है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, सॉल्ट सत्याग्रह। क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है ना, जिसके बिना आपकी जिंदगी अधूरी है। अब सॉल्ट सत्याग्रह के पीछे के क्या कारण थे, इससे रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, एनसीएम और सॉल्ट सत्याग्रह, जिसको हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस था। 1922 में जब नेशनल मूवमेंट, जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, वो बंद हुआ, तो 1922 से लेके ये 1930 तक क्या होता रहा, ये सारी चीजें बैकग्राउंड में क्या हो रही थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आपको पता है कि ये मेरा जो वीडियो रहता है, ये 12th के स्टूडेंट के लिए तो है ही, जो अभी हिस्ट्री के एग्जाम देंगे, और साथ साथ ऐसे सारे लोग जो सीयूटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ साथ टीजीटी या पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जितने भी अदर एग्जाम है, इवन यूपीएससी, उन सारे लोगों के लिए ये जो मेरा वीडियो है ये काफ़ी यूजफुल रहेगा। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखें। वीडियो के लास्ट में इससे रिलेटेड आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, जो आपके बहुत सारे एग्जाम के लिए और शायद सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको देखना मत भूलिएगा। मैंने उनको आंसर नहीं किया है, मैं उनको आंसर बताता रहूंगा आपको कि इन सारे एमसीक्यूज का आंसर क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, द सॉल्ट सत्याग्रह। लेकिन वीडियो के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, सॉल्ट सत्याग्रह, जैसे मैंने आपसे अभी अभी कहा था कि 1922 में बंद हो गया था हमारा एनसीएम। लेकिन 1922 से लेकर 1930 तक क्या हुआ, देखिए बैकग्राउंड में बहुत सारी गतिविधियां चल रही थी। 1924 में आपको पता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 1924 में गांधी जी बाहर निकलते हैं जेल से, और जेल से निकलने के बाद बेलगाम सेशन इसको चेयर करते हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो स्प्लिट हो रही थी, उस स्प्लिट को रोक देते हैं। ठीक है। जैसे 1907 में सूरत स्प्लिट हुई थी, और उसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट इनको अलग कर दिया गया था। इसी तरह से 1922 में जब एनसीएम को जो है पोस्टपोन किया जाता है, तो भी यही स्थिति बनती है। खैर, एक ये गतिविधियां हो रही थी। गांधी जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से एक तरह से संन्यास ले लिया, क्योंकि गांधी जी का बहुत ज्यादा विरोध हुआ था कि आपने भाई ये एनसीएम को वापस क्यों ले लिया, एक छोटी सी घटना के बिहाफ पर। और छोटी सी घटना क्या थी, चौरी चौरा इंसिडेंस थी 1922 में। ठीक है। ये सब देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन ही है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एक नंबर वाले हो चाहे एमसीक्यूज हो, सारी चीजें। अब 1924 में ये हो गया। 1926 में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दिल्ली मैनिफेस्टो आया, दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ। दोनों अलग अलग है। जब सेपरेट मैं कंपटीशन के लिए वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा, लेकिन ये दोनों आपके कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1927 में आ रहा था, जैसे यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, आज जितनी भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जितने भी की वर्ड्स हैं, वो मैंने आज हाईलाइट हाईलाइट कर रखे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं आज क्या क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ। 1927 में साइमन कमीशन आता है। ठीक है। और साइमन कमीशन क्यों आया, साइमन कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन 1919, यानी 1919, जिसको हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, इसमें जो भी प्रोविजन बनाए गए थे उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए, ताकि ये जान सके कि अंग्रेजों के द्वारा जो ये नियम बनाए गए हैं, ये वास्तव में सही से लागू हो रहे हैं या नहीं लागू हो रहे हैं। इसकी इंस्पेक्शन के लिए 1927 में साइमन कमीशन आया था। हालांकि उस समय ये कह दिया गया था कि 1919 का जो एक्ट है, इसके जो प्रोविजन है, इनका इन्वेस्टिगेशन या इनका इंस्पेक्शन 10 साल के बाद होगा। लेकिन साइमन कमीशन 1927 में ही आ गया, और इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। और इसका विरोध क्यों हुआ, इसका विरोध इसलिए कि इसमें जो भी 7 मेंबर्स थे, उन मेंबर्स को एक काम ये भी सौंपा गया था कि जाके भाई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। अब आप समझिए कि आपको मान लीजिए अमेरिका भेज दिया जाए आपके साथ 8-10 दोस्तों के साथ,
और बोला जाए जाके अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बताओ, और कभी आप पहले अमेरिका के लोगों से मिले नहीं है, आप अमेरिका के बारे में कुछ जानते नहीं है, तो आप कैसे बनाओगे? भाई अमेरिकन को बुरा लगेगा ना कि हमारे देश के लिए आप बहुत सारा काम करना चाहते हैं, कानून बनाना चाहते हैं, लेकिन बिना हमसे पूछे, बिना हमें साथ लिए हुए। और यही वजह थी कि साइमन कमीशन का घोर विरोध हुआ। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन ये 1927 में 1928 में चला जाता है। उसके बाद आप ये देखते हैं इसके विरोध में ही लाला लाजपत राय को लाठियां पड़ती हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, और भगत सिंह सैंडर्स को मारकर उसका बदला लेते हैं। आ जाता है 1929। 1929 जब आता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिसंबर 1929, और आपको पता है कि 1885 में जब कांग्रेस का निर्माण हुआ था, तो उस साल से लेकर आज दिन तक हर साल कांग्रेस की स्पेशल बैठक होती है, जिसको हम कांग्रेस सेशन के नाम से जानते हैं। ये जो कांग्रेस सेशन हुआ था, ये 1929 का इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहली बात तो एक यंग लीडर के हाथ में बागडोर संभाली गई थी, दी गई थी। और वो यंग लीडर थे कौन? आपके जवाहरलाल नेहरू। और उसी दिन उन्होंने एक रेजोल्यूशन लिया था, एक नया जो है वर्ड क्वाइन किया था, जिसको कहा गया पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अभी तक क्या हुआ करता था कि सरकार से हम लोग जो डिमांड करते थे वो डोमिनियन स्टेट की करते थे। डोमिनियन स्टेट का मतलब काम हम करेंगे जरूर, लेकिन बड़े सरकार से पूछ के, और बड़ा सरकार उस समय कौन था? ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, तो ये हम डिमांड किया करते थे। लेकिन अब स्थिति काफी बदल चुकी थी। लोगों को ये लगा था कि अब हमें डोमिनियन स्टेट से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसीलिए पूर्ण स्वराज वर्ड बहुत ही फेमस हुआ। पूर्ण स्वराज वर्ड में ये रेजोल्यूशन लिया गया कि आने वाले समय में, ठीक है, आने वाले समय का मतलब ये दिसंबर में 1929 में लाहौर सेशन हो रहा था। लाहौर सेशन रावी नदी के किनारे बहुत इंपॉर्टेंट है, रावी रिवर के किनारे ये सेशन हो रहा था। ये भी आपके कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब पूर्ण स्वराज वर्ड क्वाइन कर दिया जाता है, ले लिया जाता है, तो इसका सेलिब्रेशन कैसे किया जाए? तो आगे आने वाला साल है 1930। 1930 में जनवरी में जो पहला महीना होगा उसका जो लास्ट संडे होगा, लास्ट संडे, वो जो तारीख पड़ेगी उस दिन से लेकर हम क्या मनाएंगे? अपना कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। और यही कहा गया कि 26 जनवरी को हम अपना इंडिपेंडेंस भी मनाएंगे, जब भी भारत आजाद होगा। लेकिन भाई आजादी हमको 6 महीने पहले मिल गई, तो हम ये थोड़ी ना कहते कि भाई जो 6 महीने रुक जाओ। है, 26 जनवरी को हमने रिजोल्यूशन लिया था, तो 26 जनवरी को ही हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि भाई जिस दिन आजादी मिल रही उस दिन ले लो। 26 जनवरी को जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो उस दिन इलेक्ट करेंगे, तो इसलिए 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्ट हुआ। और 26 जनवरी क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। आप हमें बताइए कि 25 जनवरी किस लिए मनाया जाता है? 25 जनवरी होता है नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और वो बच्चे जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं, अगर ये इंफॉर्मेशन लिख देंगे तो उनको एडिशनल मार्क मिलेंगे, फुल नंबर मिलेंगे, कभी कटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये सारी चीजें बैकग्राउंड में हो रही थी। 1930 आ चुका होता है, और 1930 ये जब आता है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि भाई गांधी जी क्या कर रहे थे। ठीक है, गांधी जी ने जब ये देखा है कि जो हमारे ये जो है यंगस्टर्स हैं, ठीक है, इनके मन में पूर्ण स्वराज वाली जो भावना आ चुकी है, इस भावना को हम कैसे सेलिब्रेट करें? ठीक है, तो इस भावना को सेलिब्रेट करने के लिए लोगों ने क्या किया? और गांधी जी ने खासकर ये साथ साथ ये कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि ये जो हम पूर्ण स्वराज मनाएंगे, इसका जो सेलिब्रेशन मनाएंगे, इस दिन हमको अपना झंडा फहराना पड़ेगा। तो हमने इस चीज की शुरुआत कैसे करनी है? हमें झंडा फहरा के करनी है। झंडा फहरा दिया, मिठाई विठाई खा ली, ठीक है, चाय समोसा हो गया। चाय समोसा होने के बाद सारा दिन पड़ा हुआ, तो सारा दिन हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे। कंस्ट्रक्टिव वर्क में ये नहीं कि बिल्डिंगें बनाए, कंस्ट्रक्टिव वर्क में जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं नेशन के लिए, पॉजिटिव एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है,
1928 में गांधी जी फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। ठीक है। और 1922 के बाद उन्होंने एक तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया था, क्योंकि भाई उनकी बुराई होने लगी थी। लोग ये कहने लगे थे कि एनसीएम को इन्होंने खत्म करके बहुत बुरा किया। इसलिए गांधी जी कहाँ चले गए थे? साबरमती। और साबरमती आश्रम जाके बना दिया था उन्होंने। अभी देखिए कि आश्रम कितना इंपॉर्टेंट होगा आगे चलकर। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई हम झंडा फहराएंगे, पॉजिटिव वर्क करेंगे, और चाहे इसमें जो है हम सूद काटे, चाहे जो हमारे अनटचेबल्स है उनका हम उद्धार करें। ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता पर हम जोर देंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी करेंगे जिनसे एक पॉजिटिव वाइब्स आए। ठीक है। तो ये सारी चीजें कही गांधी जी ने। और 1930 जब आया, क्योंकि जब 1929 में पूर्ण स्वराज का गोल ले लिया गया था, इसके पहले गांधी जी ने 11 पॉइंट्स का डिमांड किया था। किससे किया था? उस समय जो वायसराय थे, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन से ये कहा था कि भाई ये हमारी 11 सूत्रीय मांग है, इनको अगर आप पूरा करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पूरा करते हैं तो इस देश की बालू से मैं ऐसा आंदोलन खड़ा करूंगा कि अंग्रेजी सत्ता का जो है तख्ता पलट हो जाएगा। ऐसा गांधी जी ने कहा था। लेकिन इरविन, अंग्रेजों को क्या लगता था? अंग्रेजों को लगता था अरे ये बुढ़ा आदमी क्या कर पाएगा, एक जो है कंकाल की तरह जो ये व्यक्ति है ये क्या कर पाएगा। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि इस कंकाल वाले व्यक्ति में कितनी ताकत हो सकती है। फाइनली 1930 आ गया। 1930 में जब 11 सूत्रीय कार्यक्रम या 11 सूत्रीय मांगों पर ध्यान नहीं दिया सरकार ने, तो गांधी जी ने कहा कि अब एक उचित समय आ चुका है। और ये जो उचित समय आया है, अब मैं क्या करूंगा? सॉल्ट मार्च करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। 1882 सॉल्ट एक्ट। इस एक्ट ने ब्रिटिश हुकूमत को यह एम्पावर्ड कर दिया गया था कि नेचुरल प्रोसीजर से बनने वाले नमक पर। अब नेचुरल प्रोसीजर क्या होता है? नेचुरल प्रोसीजर तो भाई समुद्र का पानी आया, यहाँ मान लीजिए गड्ढा है, ठीक है, इसमें पानी भर गया। पानी भरने के बाद ये इवराइज हो गया और नीचे क्या बच गया? नमक बच गया। तो नेचुरल प्रोसीजर के द्वारा जो नमक बन रहा है उस पर किसकी मोनोपोली होगी? ब्रिटिश हुकूमत की। ठीक है। यानी अगर कोई भी इंडियन उस नेचुरल प्रोसीजर से बने हुए नमक को उठा भी लेता है तो वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेगा, सॉल्ट एक्ट को ब्रेक कर देगा, और इसके लिए उसको क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। तो भाई ये तो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी। भाई अंग्रेज अंग्रेजों का बस चलता ना तो ये घास पर भी टैक्स लगाते थे, मैंने हमेशा आपको बोला है। लिहाजा एक छोटी सी चीज जिसके बारे में अंग्रेजी हुकूमत समझ भी नहीं सकती थी कि इस बार गांधी जी किस मुद्दे को साथ में लेंगे और इतना बड़ा आंदोलन कर देंगे, और वो सिंपल सी चीज थी, द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फूड, दैट इज सॉल्ट। और गांधी जी ने क्या कहा कि ये जो नमक है, इस नमक को हम जो है तोड़ेंगे, इस नमक का कानून, और अपने हाथों में नमक लेकर इसका कानून तोड़ेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, स्पीकिंग ऑन द सॉल्ट मोनोपोली वाज अनदर इलस्ट्रेशन ऑफ द गांधी जी टैक्टिकल विजडम। मैंने आपको हमेशा बताया कि गांधी जी एक ऐसे जादूगर थे, ठीक है, जो किसी भी इशू को इतना बड़ा बना देते थे कि लोग समझ ही नहीं पाते थे कि अच्छा यार इतना छोटा सा इशू, और इस पर पूरा पूरा जो है पैन इंडिया मूवमेंट चल गया। तो यहाँ पर जो इस बार चीजें सेलेक्ट की गई थी, वो क्या चीज थी? आम आदमी की जरूरत की चीज, और वो थी सॉल्ट। हालांकि इस मूवमेंट के पहले गांधी जी ने एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया लॉर्ड इरविन को, और उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो सॉल्ट मूवमेंट है ना, ये हम शुरू करेंगे 12 मार्च को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 12 मार्च 1930। और याद रखिएगा कि सॉल्ट मार्च जब शुरू किया गया तो गांधी जी ने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ किया था। 78 अनुयायी थे गांधी जी के, जिन्होंने यात्रा शुरू की थी कहाँ से? साबरमती आश्रम से। और कहाँ के लिए? गुजरात का ही एक विलेज था जो दांडी विलेज था। ये समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था। तो इतनी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 241 मील की जो है ये यात्रा थी। और गांधी जी ने कहा कि मैं पैदल चलूंगा, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज थी जिस पर हर इंसान का हक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई द सॉल्ट सत्याग्रह। ये जो सोर्स 3 आपका दिया गया है, इसमें गांधी जी ने ये कहा कि एक ऐसी चीज
जिसको जो है आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ये तो नेचुरल प्रोसेस से बनने वाली चीज है। इस पर आपने क्या कह दिया, इस पे आपने टैक्स लगा दिया। और इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया कि कम से कम कहीं कहीं तो नमक की मान लीजिए 1 रुपया कीमत है तो आपने टैक्स लगा दिया 14 रुपये, 14 गुना से भी ज्यादा आपने टैक्स लगा दिया इस पर। तो ये तो बहुत ही मतलब जो है आप कह सकते हो कि लोगों को सताने वाली पॉलिसी है। यानी आप उनके मुंह से निवाला छीन रहे हैं, इस तरह की पॉलिसी है। तो इसीलिए मैंने इस बार जो अपने आंदोलन का मुद्दा रखा, वो मुद्दा क्या रखा, वो नमक लॉ को जो है, जो नमक का कानून है, इस कानून को ब्रेक करना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने 12 मार्च को अपनी यात्रा शुरू की 78 फॉलोवर्स के साथ। और फाइनली रास्ते में इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते गए। वो एक शेर है ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो गांधी जी का भी यही था। गांधी जी आगे आगे, उनको फॉलो करने वाले, उनको प्रेम करने वाले लोग उनके पीछे पीछे। इसी रास्ते में सरोजिनी नायडू उनको ज्वाइन करती हैं। और देखते ही देखते दांडी तक पहुंचने में लगभग 60,000 लोगों ने गांधी जी का गांधी जी को फॉलो किया। और फॉलो करने के बाद आप देख सकते हैं, जो लॉर्ड इरविन था वो समझ नहीं पा रहा था कि किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि ये पीसफुल मूवमेंट था। गांधी जी ने हमेशा ये कहा कि पीसफुल मूवमेंट करो, किसी भी लॉ को ब्रेक मत करो, क्योंकि अगर आप लॉ को ब्रेक करते हो तो आपको अंग्रेजी हुकूमत के पास ये बहाना रहेगा कि आपको पकड़ लिया जाए, जेल में बंद कर दिया जाए। लेकिन अगर आप पीसफुल मूवमेंट करते हो, किसी भी तरह का कोई लॉ ब्रेक नहीं करते हो, कोई भी जन संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाते हो, वायलेंट नहीं होते हो, तो चुपचाप अपना मूवमेंट करते रहो। अगर तुमको मारा जाता है तो पूरी दुनिया को मैं ये बताऊंगा कि देखो, हम लोग पीसफुल मूवमेंट कर रहे थे लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने हमको मारा। लेकिन अगर हम सफल हो जाते हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि देखो, हम लोग मूवमेंट कर रहे थे, तुम लोग क्या कर पाए, ब्रिटिश हुकूमत तुम लोग क्या कर पाए। तो ये एक सीक्रेट पॉलिसी थी गांधी जी की। अब जब यात्रा शुरू होती है तो जाहिर सी बात है, इरविन भी ये सोचता है कि गांधी जी करेंगे क्या। और यहाँ पर हम देखते हैं जगह जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी रहती है। वो अपनी सीक्रेट रिपोर्ट्स इरविन को पहुंचाती रहती है, बड़े अधिकारियों को पहुंचाती रहती है। और साथ साथ उसने उस सीक्रेट रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि गांधी जी ने कहा सारे लोगों से कि अंग्रेजों का साथ मत दो, जितनी भी ब्रिटिश सर्विसेज हैं उनको छोड़ दो, और ये जो हमारा पूर्ण स्वराज है, पूर्ण स्वराज के गोल को अडॉप्ट करने में हमारी सहायता करो। यानी रिनंसिएशन ऑफ द गवर्नमेंट जॉब। और उस समय गवर्नमेंट किसकी थी, ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि सारे लोग जो सरकारी लोग हैं वो सरकारी दफ्तर छोड़ दे, वकील वकालत छोड़ दे, स्टूडेंट सरकारी स्कूल ब्रिटिश स्कूल को छोड़ दे, और इस देश को आजाद कराने का जो मैंने आह्वान किया है उसमें मेरी सहायता करें। और सिर्फ बहुत सारे सॉल्ट टैक्स जैसे बहुत सारे टैक्स में अगर हमने छूट प्राप्त कर ली तो इससे स्वराज प्राप्त नहीं होने वाला है। स्वराज कैसे प्राप्त होगा, जब तक कि हिंदू मुस्लिम सिख पारसी ये सारे लोग यूनाइट नहीं होंगे। और इसी तरह से हम देखते हैं कि पुलिस वालों ने कहा कि गांधी जी अपने इस ओजस्वी भाषण से सारे लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। क्या बूढ़ा क्या बच्चा क्या जो है मेल क्या फीमेल, सारे लोग वॉलेंटियर्स की तरह गांधी जी के साथ उनके इस सॉल्ट मार्च में चल दिए। इस पूरे सॉल्ट मार्च का जो भी कवरेज हो रहा था वो अमेरिका के द्वारा एक न्यूज़, आज भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैगजीन है, टाइम्स। आपने देखा होगा टाइम्स मैगजीन की रैंकिंग में ये आगे है। इस तरह से जो सारे आप करंट अफेयर्स में पढ़ते रहते, तो टाइम्स मैगजीन ने एक तरह से शुरुआत में गांधी जी का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में सिर्फ जो है क्या कहते हैं स्पिंडल्स रह गए हैं, सिर्फ नसें नसें चमकती हैं, एक ऐसा आदमी जो मकड़ी की तरह दिखाई पड़ता है, ठीक है, ये सॉल्ट मार्च करेगा। देखिए किस तरह से बेइज्जती की जाती थी भारतीयों की। लेकिन गांधी जी थे कि वो किसी भी बात से घबराते नहीं थे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि टाइम्स मैगजीन ने ये भी लिख दिया कि भाई गांधी जी सैंक टू द ग्राउंड एट द एंड ऑफ द सेकंड डेज वॉकिंग। गांधी जी, उन टाइम्स मैगजीन ने लिखा कि भाई गांधी जी ऐसा दुबला पतला आदमी, जो मरियल सा आदमी है, जो मरने वाला है, ये क्या जो है दांडी मार्च करेगा, दूसरे दिन जमीन पर गिरकर मर जाएगा। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि उन्होंने किस व्यक्ति के बारे में कहा। और फाइनली टाइम्स मैगजीन को अपना वक्तव्य बदलना पड़ा और उन्होंने कहा, क्या कहा उस मैगजीन ने, गांधी जी हिमसेल्फ, दे नाउ सैल्यूटेड एज द सेंट एंड स्टेटमैन
हु वॉज यूजिंग क्रिश्चियन एक्ट एज अ वेपन अगेंस्ट मैन विद क्रिश्चियन बिलीव्स। टाइम्स मैगजीन ने कहा कि क्रिश्चियनिटी की जो बहुत ही एक प्यारी बात है कि इसमें सारे लोगों का आदर करते हुए धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपने मकसद को पूरा करना है, अपने गोल को पूरा करना है, इस चीज को अडॉप्ट करते हुए एज अ टूल गांधी जी इस चीज को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ही यूज कर रहे हैं, एक संत की तरह, एक महात्मा की तरह। फाइनली आप देख सकते हैं कि अगर आपके अंदर फर्म डिटर्मिनेशन हो तो जितने भी एडवर्स हवाएं आपके साथ बह रही होंगी ना, वो एक दिन आपको अ, आपके फेवर में हो जाएंगी। तो दैट्स व्हाई वी कैन से द मिराकुलस स्ट्रेटेजी ऑफ द गांधी जी। तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों अब आ जाती है बारी हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपसे कहा था कि आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा और उनका आंसर बताता चलूंगा। ठीक है। तो अभी तक मैंने जितना सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में आपसे बताया था वो सारी चीज़ें लगभग लगभग इनमें कवर हैं। आप यहाँ पर पॉज करके देख सकते हैं कि क्वेश्चंस बिल्कुल रिलेवेंट हैं आपके टॉपिक से। तो पहला जो स्लाइड है उसमें ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसी तरह से बहुत सारी स्लाइड्स हैं जिनको मैं आगे आपको बताता चलूंगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की स्लाइड है। आप अगर वीडियो पूरा देख चुके होंगे तो निश्चित ही इनमें से 80% क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। और यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप जितने कर पाए वो आप करिए। कल का जो हमारा वीडियो होगा उसमें सबसे पहले हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि जो लास्ट वीडियो हमारा रहा, जो लास्ट लेक्चर हमने सॉल्ट सत्याग्रह पर कवर किया था, वो पूरी तरह से आपके दिमाग में रेक्टिफाई हो जाए। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आराम से देखिए। जो भी आप क्वेश्चन का आंसर दे सके प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। और अगेन, अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को में शेयर करिए। तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स।